नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी एंड पीस स्टडीज, MGPS, हिंदी, सेकेंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण। इकाई 13 शांति निर्माण का अर्थ और महत्व। 13.1 प्रस्तावना। विगत 2 दशकों में शांति निर्माण की प्रक्रिया को युद्धग्रस्त स्थितियों से उभरते समाजों की सहायता के लिए तथा पुनः ऐसी स्थितियों से बचाव के लिए एक उचित मार्ग के रूप में सरकारी तथा गैर सरकारी अभिकर्ताओं, दोनों प्रकार के राहत सहायक संगठनों ने इसे स्वीकार किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शांति निर्माण के प्रयासों पर भी अधिक बल दिया गया। एक राष्ट्र के रूप में शांति निर्माण का विचार स्थानीय जनता तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच परस्पर सप्रभुता संपन्नता का प्रतीक बन गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता की अवधारणा के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सकता है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्भर आबादियों एवं राज्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया गया था, जबकि ट्रस्टीशिप 20वीं शताब्दी में लाया गया था और शांति निर्माण को वैश्वीकरण तथा वैश्विक प्रशासन के परिणामस्वरूप देखा जा सकता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य अंतर्देशीय प्रशासनिक संस्थाओं को नियंत्रित तथा उन्हें स्वरूप प्रदान करना था। शांति निर्माण की अवधारणा हाल के वर्षों में ही सामने आई है, जबकि युद्ध से जीर्ण शीर्ण हुए समाजों के पुनर्निर्माण में बाह्य देशों की सहायता कार्यों की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी के इतिहास में स्पष्टतः दिखाई देती है। उदाहरणतः द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के बाद से अफगानिस्तान, कंबोडिया, एल सल्वाडोर, सिएरा लियोन तथा अन्य कई देशों के युद्धोपरांत शांति निर्माण कार्यनीतियों के विषय के प्रति ध्यान आकृष्ट किया। किंतु यह विडंबना ही है कि शांति निर्माण के पीछे उद्देश्य, उसकी प्रकृति तथा उससे उत्पन्न संभावनाओं और उसके समक्ष खड़ी चुनौतियों के विषय में अभी भी काफी उलझने हैं। इस विषय पर कुछ प्रासंगिक प्रश्न इस प्रकार हैं। शांति निर्माण और शांति बनाए रखने की स्थिति के रखरखाव के बीच क्या अंतर है तथा यह निवारक व्यवहार कूटनीति से कैसे अलग है? ये कहना कहाँ तक उचित होगा कि शांति निर्माण अपने बाह्य प्रयोजकों की रणनीतिक लाभ और विचारधारात्मक रुचियों पर आधारित है या फिर स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं पर टिका हुआ है? लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप शांति निर्माण शब्द से संबंधित विभिन्न विद्वानों, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिए गए विविध अर्थों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शांति निर्माण से संबंधित मुख्य विशेषताओं एवं व्यवहारों पर चर्चा कर सकेंगे। शांति निर्माण की प्रकृति को उसके सामान्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तनशील व्यवहार के अर्थ के आधार पर समझ सकेंगे। बाह्य तथा आंतरिक स्टेक होल्डर्स और प्रभाव उत्पादक शांति निर्माण के लिए बहुस्तरीय संलग्नताओं के संदर्भ में शांति निर्माण के पहलुओं से अवगत हो सकेंगे और शांति निर्माण संबंधी प्रयासों की समस्त विगत सफलताओं एवं असफलताओं के पीछे निहित कारणों के मूल्यांकन के लिए अभी तक प्रयुक्त मानदंडों का आकलन कर सकेंगे। 13.2 पारिभाषिक अंतर। यद्यपि शांति निर्माण शब्द को सामान्यतः किसी युद्धग्रस्त देश में सशस्त्र संघर्ष की स्थिति को दोबारा पैदा होने से रोकने के लिए विदेशी हस्तक्षेप के रूप में समझा जाता है, तथापि शांति निर्माण से जुड़े अर्थ, संभावना तथा उसको प्रोत्साहन देने के तरीकों को लेकर महत्वपूर्ण मतांतर रहे हैं। कुछ विश्लेषक बाह्य हस्तक्षेप के कार्यों की विशेषता बताते हुए उसके गैर सैन्य प्रकृति पर बल देते हैं। उदाहरण स्वरूप तिचिरगी 2004 ने शांति निर्माण को युद्धग्रस्त समाजों को संघर्ष के पुनरावर्तन की स्थिति से केवल बचाने के लिए ही नहीं बल्कि मुख्यतः शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष रीतियों को स्थापित करने वाले बाह्य संगठनों द्वारा किए गए गैर सैन्य हस्तक्षेप के रूप में देखा है। यहाँ पर संघर्ष या हिंसा के पुनरावृत्ति से बचाव पर अधिक जोर देना आवश्यक है, क्योंकि अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार युद्ध से उभरते किसी देश का 5 वर्षों की कालावधि में पुनः युद्ध की स्थिति में पहुंचने का 44% खतरा बना रहता है। किंतु ऐसी स्थिति से बचाव की प्राथमिकता के साथ ही दीर्घकाल में शांतिपूर्ण स्थिति को टिकाऊ तथा स्थिर बनाने के लक्ष्य को भी जोड़ना होगा। पीस बिल्डिंग तथा पीस कीपिंग, इन दोनों शब्दों के अर्थों में निहित सूक्ष्म अंतर पर कई कार्यनीति चलाने वाले संगठन भी अपना अपना मत देते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद पर नियुक्त होने के तुरंत बाद ही बुटोस गैली उक्त दोनों शब्दों के बीच के बारीक अंतर को उल्लिखित करने में अग्रणी रहे थे।
उनके अनुसार शांति निर्माण से तात्पर्य है किसी देश की संरचना को पहचानते हुए उसका सहयोग करना, जिससे शांति की स्थिति को स्थायित्व प्राप्त हो सके और आगे चलकर युद्ध की स्थिति का पुनरावर्तन न हो। विद्वान माइकल मेजे 2003 के अनुसार शांति निर्माण की प्रक्रिया को समझने के दो अलग अलग तरीके हैं। ये दीर्घकालीन पुनर्स्थापन की स्थिति में एक विशिष्ट दौर है, न कि कोई मैत्रीपूर्ण या विस्तृत अवधारणा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाई गई कार्यवाहियां शांति निर्माण को शांति की स्थिर स्थिति बनाए रखने की लंबी प्रक्रिया के एक विशिष्ट हिस्से पर जोर देती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार शांति निर्माण की स्थिति तभी पैदा होती है जब हिंसात्मक संघर्ष या युद्ध की स्थिति मंद पड़ जाती है या फिर जब रुक जाती है। इस दृष्टि से शांति निर्माण शब्द का अर्थ आपसी सुलह तथा शांति बनाए रखने की दोनों स्थितियां हो सकती हैं। इन दोनों पारंपरिक कार्यनीतियों से सर्वथा अलग सिद्ध होता है। शांति निर्माण अर्थात दो विरोधी देशों के बीच आपसी सुलह कराना, वस्तुतः दोनों विरोधी पार्टियों के बीच हिंसक कृत्यों को समाप्त करने, उन्हें हिंसा रहित परस्पर संवाद की ओर प्रेरित करती है तथा अंततः एक शांतिपूर्ण आपसी सहमति की ओर बढ़ाने का एक कार्यकुशल प्रयास है। जबकि पीस कीपिंग अर्थात शांति बनाए रखने की प्रक्रिया में कोई तीसरी पार्टी, कभी कभार सेना बलों द्वारा, विरोधी पक्षों को हिंसक तनावों से शांति की ओर संक्रमण करने के लिए सहायता देते हुए हस्तक्षेप करती है, जहां वो युद्धरत पार्टियों को अलग अलग कर देती है। शांति बनाए रखने की इस प्रक्रिया में केवल सुरक्षा ही नहीं प्रदान की जाती, बल्कि गैर सैन्य आधिकारिक कार्यवाहियों को भी सहज बना दी जाती है। अतः एक सीमित दायरे या परिप्रेक्ष्य में, जहां कार्यनीतिक पहलों के लिए व्यवहारिक हो सके, जहां शांति निर्माण स्थायी शांतिपूर्ण स्थिति को स्थापित करने में सहायक होता है, ये युद्ध के वास्तविक कारणों एवं प्रभावों की खोज करते हुए हिंसा को पुनरावृत्त होने से रोकता है। इस प्रक्रिया में मूलतः विरोधी देशों के बीच पुनः मेल मिलाप, संस्थाओं के गठन तथा राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से संभव हो पाता है। इस प्रक्रिया में भौतिक, सामाजिक और संरचनात्मक आधिकारिक कार्यवाहियां चलाई जाती हैं, जो बहुधा युद्धोपरांत पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास कार्यों का अहम हिस्सा सिद्ध होती हैं। दूसरी तरफ कई गैर सरकारी संगठन यह मानते हैं कि शांति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत केवल दीर्घकालीन परिवर्तनकारी प्रयत्न ही नहीं अपितु आपसी सुलह तथा शांति बनाए रखने के लिए चलाई जाने वाली कार्यविधियां भी शामिल हैं। इस दृष्टि से शांति निर्माण की प्रक्रिया में पूर्व चेतावनी तथा राहत सहायक प्रयास, हिंसा निरोध योजनाओं का समर्थन, नागरिक और सैन्य शक्तियों द्वारा शांति बनाए रखने के प्रयास, सैन्य हस्तक्षेप, मानवतावादी राहत सहायताएं, युद्ध बंदी संबंधी सम्मतियां तथा शांतिपूर्ण क्षेत्रों की स्थापना आदि गतिविधियां समाविष्ट हो जाती हैं। मेजे 2003 के अनुसार शांति निर्माण की केंद्रीय भूमिका है सकारात्मक शांति स्थिति और एक स्थिर सामाजिक संतुलन लाना, जिसके तहत नए विवाद हिंसा और युद्ध में परिणत न हो पाएं। शांति निर्माण के संबंध में इस सीमित धारणा से यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकालना चाहिए कि शांति निर्माण की प्रक्रिया का आपसी सुलह कराने या फिर शांति बनाए रखने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र ने यह दावा किया है कि उसके सुलह कराने तथा शांति बनाए रखने की कार्यनीतियां शांति निर्माण की प्रक्रिया के तहत ही आती हैं। ऐसी कार्य स्थितियों का प्रमाण सिएरा लियोन तथा हैती जैसे युद्धग्रस्त देशों पर गौर करते हुए मिल सकता है। सन 1995 के सप्लीमेंट टू एन एजेंडा फॉर पीस के अनुसार शांति निर्माण कार्य का मुख्य उद्देश्य शांति को स्थापित करने के लिए नई संरचनाओं का गठन करना है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार शांति निर्माण से तात्पर्य युद्ध की स्थिति से बचाव करना है। अतः युद्ध उपरांत शब्द कभी कभार शांति निर्माण को युद्ध से बचाव के अर्थ में प्रयोग करते हुए उसका अभिप्राय बदल देता है। बर्नेट 2007 शांति निर्माण में कार्यरत विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बड़े संगठन इस विषय पर महत्वपूर्ण राय रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत विश्व बैंक पीस बिल्डिंग शब्द से परिहार करते हुए युद्धोपरांत पुनर्निर्माण पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन तथा युद्धोपरांत पुनर्स्थापन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी जैसी वैकल्पिक शब्दावलियों का प्रयोग करता है। उक्त शब्दावलियों का चुनाव कई अर्थों में इन संगठनों के मूल अधिदेश के प्रति स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरणतः पुनर्निर्माण कार्य का सर्वाधिक महत्व विश्व बैंक को दिए गए नाम से ही चिह्नित किया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी दिए गए मूल अधिदेश से युद्ध के बाद यूरोपीय संधियों का भी पुनर्स्थापन हुआ। ये दोनों प्रमुख वित्तीय संगठन अपने सामूहिक घोषणाओं अथवा औपचारिक वक्तव्य में अभी भी
युद्धोपरांत पुनर्स्थापन शब्द पर ही टिके हुए हैं। शांति निर्माण प्रक्रिया ने विभिन्न दानदाता सरकारों तथा दानदाता संगठनों द्वारा विभिन्न नामों एवं उनमें सूक्ष्म अंतरों को स्वीकार किया है। संयुक्त राज्यों, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और जापान की सरकारों के तहत काम करने वाले संगठन शांति निर्माण पीस बिल्डिंग के लिए अलग अलग नाम रखते हैं। उदाहरण स्वरूप, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य विभाग पीस बिल्डिंग से संबंधित गतिविधियों को प्रायः युद्धग्रस्त स्थिति में स्थिरता लाने के लिए किए जाने वाले प्रयास के समतुल्य मानते हैं। यह उनके सुरक्षा मिशनों से संबंधित कार्यों की ओर इंगित करता है, जबकि नेटो अपनी गतिविधियों को पीस बिल्डिंग ही नाम देता है। इसके साथ ही ये भी दिलचस्प है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड युद्ध के बाद पुनर्स्थापन तथा युद्ध से बचाव करने पर अधिक बल देता है। ब्रिटेन में विदेश तथा कॉमनवेल्थ कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका का ही अनुसरण करते हैं और साथ ही यह भी दावा करते हैं कि पीस बिल्डिंग जैसी शांति संबंधी गतिविधियां उनके अपने अधिदेशों के तहत आती हैं। कनाडा के विदेश मंत्रालय के विभाग द्वारा युद्ध के बाद की गतिविधियों को युद्ध से बचाव के समतुल्य वर्जित करता है, लेकिन कनेडियन सरकार शांति स्थापना और आर्थिक विकास के सहयोग में अपने द्वारा चलाई गई कार्यवाहियों को पीस बिल्डिंग ही नाम देती है। इसी प्रकार जापान के विदेश मंत्रालय में पीस बिल्डिंग शब्द को युद्ध के निरोध के अर्थ में लिया जाता है, जबकि जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, जो कि तनावग्रस्त स्थितियों से उभरते देशों के लिए प्रमुख वित्तीय सहायक माना जाता है, पीस बिल्डिंग को उपयुक्त अर्थ में ही प्रयुक्त करता है। बरेंट 2007 3.43 उपर्युक्त समस्त परिभाषाओं में निश्चित रूप से ही शब्दों पर जोर देने पर अंतर आ जाता है, जबकि यह तथ्य निस्संदेह रूप से स्वीकृत है कि युद्ध की विभीषिका से उभरने वाले समाजों को जिन आधारिक सहायताओं की आवश्यकता थी, वे मानवतावादी कार्यवाहियों तथा विकास सहायताओं की दीर्घकालीन योजनाओं की परिवर्तनशील और शीघ्र प्रदान होने वाले राहत सहायताओं का ही मिश्रित रूप है, जैसा कि मार्क मैलोक ब्राउन, जो ब्रिटेन में उपविदेश मंत्री रहने के अतिरिक्त पीस बिल्डिंग, संयुक्त राष्ट्र विकाय कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में उल्लेखनीय पद संभाल चुके हैं, वे कहते हैं कि युद्ध के बाद चलाए जाने वाले विकास कार्य वस्तुतः राहत सहायता के पारंपरिक रूपों की सीमाओं से भी आगे निकल जाता है। जबकि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए युद्धरत सेनाओं का निःशस्त्रीकरण, उनको युद्ध के प्रति निरुत्साहित करने तथा आपसी पुनर्समन्वय की स्थिति लाने एवं सुरक्षा क्षेत्र में सुधार लाने की अत्यधिक आवश्यकता थी। राजनीतिक दृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताओं, समयानुकूल चुनावों, राजनीतिक अधिकारों का विस्तार तथा कानूनी नियमों की स्थापना आवश्यक थी। आर्थिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास संबंधी सुधारों की मांग थी। युद्ध को रोकने तथा शांति निर्माण के उद्देश्य से बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं अधिकाधिक अभिसरित होती गई, जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म अर्थात उदार अंतर्राष्ट्रवाद का हिस्सा बन गई हैं। पेरिस 2004 तिरचरगी 2004 प 65। इसमें कोई संदेह नहीं कि शांति निर्माण का महत्व विदेशी और स्थानीय राहत अभिकर्ताओं के बीच युद्ध से पीड़ित देशों को युद्ध के विविध दुष्प्रभावों से उभारने की निजी रुचि से बढ़ा है अथवा इसमें वृद्धि हुई है। जिस प्रकार स्थानीय अभिकर्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय राहत सहायताओं की अपेक्षा करती हैं, उसकी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शांति निर्माण संबंधी योजनाओं को मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की स्थापना के एजेंडे के लिए उपयोगी मानती हैं। इन विभिन्न संस्थाओं को एक सर्वसामान्य प्रयास में एकजुट कराने के लिए यह आवश्यक है कि शांति निर्माण के तहत विभिन्न संस्थाओं को उनके आपसी मतभेदों की सीमाओं को मिटाकर एक ही स्थान पर लाया जाए, ताकि युद्धग्रस्त देशों के सामने खड़ी भावी चुनौतियों का सामना किया जा सके। इस प्रकार यह एक राजनीतिक प्रतीक बन जाता है, जिसके विभिन्न चुनाव क्षेत्र बिना किसी परस्पर सहमति के स्वीकार कर सके। बरेंट 2007 3.44 लगभग ये सर्वसम्मत है कि युद्ध के बाद शांति की पुनर्स्थापना वांछनीय है, लेकिन इसके औचित्य को लेकर कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। क्योंकि यह मानवीय पीड़ा से उभरने का उपाय है, क्योंकि ये देश की व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है, या फिर दीर्घकालीन विकास प्रयत्नों को मजबूत होने के लिए उपयोगी स्थितियों को जन्म देता है। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज बुश के शासन के तहत शांति निर्माण को बाजार के समर्थक लोकतांत्रिक देशों को बाजारवाद के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक अवसर के रूप में देखा गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार यह मात्र आर्थिक विकास के लिए नहीं,
बल्कि सामाजिक संगठनों को स्थापित करने की तरफ भी एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है जो विवादों को अहिंसक रूप से सुलझाने की संस्कृति के प्रति संलग्न हो। अतः शांति निर्माण इन सहायक संस्थाओं को अपनी अलग अलग अपेक्षाओं को आवरण में रखते हुए एक शिथिल साझेदारी में काम करने के लिए अवसर देता है। बरेंट 2007 .44 शांति निर्माण का एक और सक्रिय पक्ष है जो कि बिना किसी एक संस्थागत मूल स्थान के खंड खंड में विकसित अंतर्राष्ट्रीय सहायक कार्यों का संपन्न होना होता है। सन 1990 के दशक के पूर्वार्ध में कुछ विकसित देशों ने शांति निर्माण को एक अल्पकालिक आवश्यकता के रूप में देखा था। इसलिए उनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा, नीदरलैंड जैसे देशों ने मानवतावादी सहायता और विकास संबंधी राहत सामग्री के बीच की संस्थागत और नीतिगत रिक्तता को पाटने के लिए विशिष्ट इकाइयों का गठन किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और विश्व बैंक ने इसी मार्ग को अपनाते हुए सन 1995-1997 के बीच इमरजेंसी डिवीजन एवं पोस्ट कन्फ्लिक्ट यूनिट जैसे विभागों की स्थापना की। इसके बाद सन 1997 में OECD ने गाइडलाइंस ऑन कन्फ्लिक्ट, पीस एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन नामक सूचना संग्रह को संयोजित किया। यद्यपि यही गतिविधियां उपर्युक्त सरकारों एवं संस्थाओं के अल्पकालीन लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ थीं, फिर भी सन 1990 के दशक के अंत तक आते आते ये स्पष्ट हो गया था कि शांति निर्माण कार्य अब आगे और भी जटिल होते जा रहे थे, जो काफी लंबे समय तक चलेंगे। इसलिए इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पर संस्थागत स्पष्टता और सुबोधता तथा नीतियों के संयोजन की मांग की जाने लगी। उन्हीं प्रयासों के चलते सन 2005-06 में पीस बिल्डिंग कमीशन (PBC) का गठन किया गया था। यद्यपि इस संस्था को अधिक महत्व दिया गया, फिर भी इसका कार्यक्षेत्र सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और अपेक्षाकृत अन्य छोटे अफ्रीकी देशों तक ही सीमित है। 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में अफगानिस्तान तथा ईरान जैसे देशों में किए गए उल्लेखनीय प्रयास प्रायः पीस बिल्डिंग कमीशन के कार्यक्षेत्र से बाहर ही रहे हैं। एक हालिया अध्ययन में विशेषतः अमेरिकी कार्ययोजनाओं की दृष्टि से युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाने वाली कार्यवाहियों के 3 मुख्य चरणों की उपयोगितापूर्वक चर्चा की गई है। प्रथम चरण में सन 1946-56 के बीच विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने संधिबद्ध राष्ट्रों को दी जाने वाली राहत सहायताओं से संबद्ध है। चूंकि इन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आर्थिक और सैन्य शक्ति के लिए पूर्व प्रतिष्ठित थे, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राहत सहायता पहुंचाने में वे अग्रणी रहे। दूसरे चरण का प्रादुर्भाव तब हुआ जब 4 दशकों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का सन 1990 में औपचारिक अंत हुआ। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में गृह युद्धों के बाद अस्थिर स्थितियों के चलते संयुक्त राष्ट्र को शांति लाने तथा देश की संरचना में स्थिरता लाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इनमें से कुछ कार्यवाहियां संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगोला, एल सल्वाडोर, पूर्व यूगोस्लाविया, हैती, मोजाम्बिक, नामीबिया, सोमालिया आदि देशों में शांति को पुनर्स्थापित करने के लिए चलाई गई योजनाओं का ही हिस्सा थी। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी प्रतीकात्मक और पर्याप्त मात्रा में अपना सहयोग दिया था। तीसरा चरण अमेरिका के विरुद्ध सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों से शुरू हुआ, जहां से शांति निर्माण को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अधिकाधिक महत्वपूर्ण माना गया। अफगानिस्तान तथा इराक में विवादास्पद सैन्य हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका को शांति निर्माण से संबंधित बड़ी बड़ी परियोजनाओं को संचालित करने का पूरा अवसर मिला। साभार तिचिरगी 2004 .18 अंत में तथ्य ये है कि शांति निर्माण स्वाभाविक रूप से एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए उसकी सफलता को आंकना इतना आसान नहीं है। प्रायः सन 1990 के दशक के पूर्वार्ध में मोजाम्बिक, नामीबिया, एल सल्वाडोर में चलाई जाने वाली योजनाओं को शांति निर्माण के कुछ सफल परिणामों को उदाहरण माना जाता है, जबकि अंगोला, कोसोवा और पश्चिमी सहारा में इन कार्यवाहियों को सफल होने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 1995 प्रायः शोधकर्ताओं की प्रवृत्ति साधारण एवं मूल ढांचों का प्रयोग करते हुए इन परियोजनाओं का मूल्यांकन करने की होती है, जहां उनका पूरा जोर हिंसात्मक स्थितियों में वापसी को रोकने पर रहता है, जबकि उससे भी आगे चलकर शांति निर्माण से संबंधित परियोजनाओं को उन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक तत्वों के संरचनात्मक परिवर्तन के प्रमाणों के आधार पर मूल्यांकित करना भी उतना ही वांछनीय है, जिन्होंने सबसे पहले युद्ध की स्थिति पैदा की। तिरुचिरगी
ऐसा प्रतीत होता है कि सन 1990 के दशक के दशकों में शांति निर्माण दृष्टिकोणों से जुड़ी जितनी कार्रवाइयां चलाई गईं, वे सब गृह युद्ध के तुरंत बाद के नकारात्मक परिणामों के चलते लोकतांत्रिकरण तथा बाजारीकरण के प्रभावों पर प्रत्यक्ष रूप से बनाई गईं। सकारात्मक पूर्व धारणाओं पर आधारित थी। उपर्युक्त चर्चित बहुदेशीय अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शांति निर्माण की प्रक्रिया का एक मिश्रित ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 13.4 बहुविध अभिकर्ता और कार्यक्षेत्र। माइकल मैजी 2003 3 ऐसे स्तरों की चर्चा करती है जिन पर शांति निर्माण की योजना को क्रियान्वित करना संभव है तथा करना चाहिए। संरचनात्मक स्तर पर उसे हिंसात्मक कृत्यों के जड़ कारणों की खोज करनी चाहिए, अर्थात ऐसी कौन सी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जो हिंसात्मक टकरावों को प्रेरित करती हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि एक स्थिर शांतिपूर्ण स्थिति ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बुनियादों पर खड़ी की जानी चाहिए जो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोकतंत्र तथा कानून व्यवस्था की स्थापना एवं आर्थिक विकास के लिए अवसर पैदा करना अत्यावश्यक शर्तें हैं और ये दोनों आपस में संबद्ध हैं। अगला स्तर युद्ध से संबंधित विरोधी देशों के बीच के क्षतिग्रस्त संबंधों को बेहतर बनाकर या रूपांतरित करके उनके बीच उग्र भावनाओं को समाप्त करना है। शांति निर्माण सामान्यतया विरोधी देशों के पुनर्समन्वय, क्षमा, विश्वसनीयता का निर्माण एवं भविष्य को सकारात्मक दृष्टि से देखने जैसे तत्वों पर आधारित है। ये परस्पर संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में अवरोध पैदा करने वाले तत्वों को कम करने एवं आपसी समझ को बढ़ाने में सहायता प्रदान करने की चेष्टा करती है और अंततः व्यक्तिगत आयामों पर चलाई जाने वाली शांति निर्माण की प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले वांछनीय परिवर्तनों पर केंद्रित रहती है। यदि व्यक्तिगत स्तर पर आपसी भेदभावों को दूर नहीं किया गया तो ये सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों को बढ़ावा देगा। सामाजिक टकराव के विनाशकारी प्रभावों को कम करते हुए उसकी निजी वृद्धि में बढ़ोतरी लानी चाहिए। इन तीनों स्तरों से संबंधित शांति निर्माण कार्य योजनाओं में कई अभिकर्ताओं को समन्वित करने की आवश्यकता होती है, जैसे स्थानीय एवं विदेशी संस्थाएं मुख्य रूप से सहकारिता निभाएं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अभिजात वर्ग तथा मध्य स्तर पर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं संलग्न हो, जबकि निम्न स्तर पर वैयक्तिक रूप से काम करने वाले लोग, उनका दल या फिर समुदाय निहित हों। OPLES मुख्य रूप से शांति निर्माण से संबंधित गतिविधियां कुछ एक परिचालनीय सिद्धांतों द्वारा संचालित होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शांति निर्माण एक बहुआयामी उपक्रम है जो राजनीति, समाज, अर्थ, सुरक्षा, कानून जैसे विभिन्न आधार स्तंभों पर टिका हुआ है। यद्यपि बहुपक्षीय होने के बावजूद किसी एक विशेष राष्ट्र की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं उसके राजनीतिक व्यवहार के अनुकूल विभिन्न कार्य योजनाओं को महत्व की दृष्टि से प्राथमिकता देना या फिर उनके क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों की एक स्थिति विशेष के अनुकूल क्रमबद्ध करना अपरिहार्य हो जाता है। इस दृष्टि से यह संभव है कि शांति निर्माण की प्राथमिक प्रक्रिया के तहत राजनीतिक आधारों को, जिनमें वैध राजनीतिक अधिकारों की सृष्टि एवं परिचालन व्यवस्था में सुधार जैसे कार्य सन्निहित हैं, आर्थिक आधारों से अधिक प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विविध प्रत्युत्तरों की भी अति आवश्यकता है। उदाहरण के लिए स्थानीय स्तर पर किसी युद्धग्रस्त समाज के लोगों को शांति निर्माण के एजेंडे एवं उसको लागू करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, किंतु युद्ध से क्षतिग्रस्त स्थिति से बाहर निकालने वाले स्थानीय समाज की असामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए विदेशी राहत सहायक संगठनों का सहयोग निश्चित ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि विदेशी राहत सहायक संगठन कभी तटस्थ होकर काम नहीं करते हैं। कभी कभार वे विभिन्न एजेंडों तथा प्रोत्साहनों के साथ आते हैं जो वास्तविक परिस्थिति के अनुकूल ही नहीं होते। अतः ऐसी संगत क्रियाविधियों को स्थापित करने की आवश्यकता है जिनके तहत बाहरी और स्थानीय दोनों अभिकर्ता एक स्पष्ट एवं सुबोध कार्यनीति के साथ काम करें, प्राथमिकताओं को स्थापित करें एवं आवश्यक संसाधन को संगठित करें। इसके अतिरिक्त ऐसी क्रियाविधियां उत्तरदायित्व या जवाबदेही के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करते हुए विदेशी सहायक संगठनों को किसी भी तरह की हानि पहुंचाने से रोक सकती हैं। अंततः अप्रत्याशित एवं परिवर्तन सुलभ फंडिंग भी अत्यधिक आवश्यक है। तिचिर्गी 2004 प्रे 9 संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान 2001 के अनुसार शांति निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों पर काम करने के लिए 3 नियत कार्य अति आवश्यक हैं। स्थानीय तथा बाह्य सुरक्षा व्यवस्था को दीर्घ समय तक कायम रखना,
राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रशासनिक संरचनाओं के संस्थापन या फिर उनके पुनर्जीवन को सहज बनाना तथा आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास और परिवर्तन को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। स्थानीय एवं बाह्य सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ीकरण के तहत शांति का रखरखाव करने वालों या सेना बलों को तैनात किया जाता है ताकि सुरक्षा व्यवस्था स्थिर रहे या पीड़ित लोगों तक राहत सहायता सामग्रियां पहुंचाई जा सके। इसके बाद समेकित बारूदी सुरंगों की सफाई और इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण की शुरुआत और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार व्यापक की स्थिति को और आगे ले जाते हुए तटस्थ पुलिस बल का भी सृजन करना आवश्यक है। निःशस्त्रीकरण सेनाओं का युद्ध के प्रति निरुत्साहित करने एवं सैन्य समूहों को पुनर्समन्वित करने का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य कार्यशील क्षेत्रों में राजनीतिक संस्थाओं को सशक्त एवं सुशासन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों तथा अन्य सहभागी क्रियाविधियों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें जनसंचार माध्यम, मीडिया शामिल हों। साथ ही साथ सामाजिक संगठनों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त चुनाव संबंधी कई प्रकार की सहायताओं के लिए योजनाएं, चुनाव संबंधी कानून का विकास, एक आचार संहिता, चुनावी परिषद तथा एक भ्रष्टाचार रहित प्रशासन के लिए सहयोग भी वांछनीय है। शांति निर्माण के तीसरे मूलभूत क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास और परिवर्तन के प्रोत्साहन पर जोर दिया जाता है। इसके तहत आर्थिक और सामाजिक विकास को पुनः स्थापित करने के लिए स्थितियों को प्रोत्साहित किया जाता है। विस्थापित लोगों एवं शरणार्थियों की वापसी और उनके पुनर्समीकरण पर बल दिया जाता है। राष्ट्रीय पुनर्समन्वय के सहायक विश्वास निर्माण संबंधी कार्यवाहियां की जाती हैं। युवा एवं महिला वर्ग, विशेषतः युवा पुरुषों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा, जल एवं स्वास्थ्य रक्षा विषयक समाज सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नौकरी के लिए पदों का सृजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त लघु ऋण देने की योजनाएं बनाई जाती हैं। इस क्षेत्र में आय उत्पादन के लिए विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। युद्ध से क्षतिग्रस्त जगहों में पुनः स्थिरता लाने एवं कृषि उद्योग के लिए सड़कों, पुलों एवं रेल पटरियों का पुनर्निर्माण और युद्ध से पीड़ित, मनोवैज्ञानिक रूप से आहत लोगों को औपचारिक सलाह तथा सहायता प्रदान करने जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। 13.5 मुख्य चुनौतियां। शांति निर्माण की प्रक्रिया में विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ समस्याओं का शीघ्र समाधान प्रदान करने का प्रलोभन, लक्षित देशों एवं जन आबादियों की निजी अपेक्षाओं का पता लगाए बगैर उन पर आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं को थोपने की तीव्र इच्छा, विभिन्न राहत सहायक संगठनों के तहत और उनके मध्य नौकरशाही राजनीति एवं संसाधन की आपूर्ति में कमी जैसे तत्व निहित होते हैं। इस प्रकार युद्धग्रस्त देशों की मांगों को सहज रूप से पूरा न कर पाने पर शांति निर्माण की प्रक्रिया विपरीत रुख अपना लेती है। इन चुनौतियों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है। ये सत्य है कि अभी तक शांति निर्माण की प्रक्रिया में युद्ध के उल्लेखनीय और तुरंत कारक तत्वों पर जोर दिया गया, जहां राजनीतिक दबावों एवं वित्तीय प्रतिबंधों के मूल तत्वों को अपेक्षाकृत उपेक्षित किया गया। विभिन्न राहत अभिकर्ता संगठन शांति निर्माण से जुड़े जटिल कार्यों एवं उससे संबंधित कई प्राथमिकताओं को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। विदेशी संगठनों द्वारा शांति निर्माण में शीघ्र प्रत्युत्तर और सहायता पहुंचाना संभवतः उनकी मान्यता को स्पष्ट करता है कि उदारीकरण, जो कि लोकतंत्र, बाजार एवं कानूनी नियमों को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा कदम माना जाता है, गरीब देशों में सकारात्मक शांति स्थिति को विकसित करने का सर्वोचित मार्ग है। तथापि शांति निर्माण से संबंधित तथा प्रतिष्ठापित होती इस मान्यता पर अमल करने की कड़ी आवश्यकता है। विशिष्ट क्षेत्रों में शांति निर्माण का कार्यान्वयन कैसे किया जाए? इस समस्या के समाधान के लिए प्राप्तकर्ता देशों की निजी चिंताओं एवं इच्छाओं पर ध्यान दिए बिना मात्र विदेशी संगठनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सर्वोत्तम रूप से अपनी सलाह दे सकते हैं, जहां वे अपनी प्राथमिकताएं और पूर्वाग्रह थोप न पाएं। बरेंट 2007 प्रे 36 शांति निर्माता संस्थाओं द्वारा विभाजित समाजों में शांति एवं लोकतंत्र के लिए संस्थाओं का निर्माण करने की क्षमता विभिन्न संरचनात्मक और राजनीतिक प्रतिबंधों के चलते अंतर्निहित रूप से सीमित होती है। मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण संबंधी अपने लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता के लिए अपने सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति, क्रियाशील राहत, प्रमुख अभिकर्ता संगठनों के निजी लाभ एवं प्रेरणाओं तथा स्थानीय संस्थाओं की संरचना एवं सामर्थ्य पर निर्भर है। चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या कोई अन्य संगठन, वो अपनी निजी सफलता के लिए कोई स्थिति पैदा नहीं कर सकता है। ये परिस्थितियां पहले से ही मौजूद या फिर क्रमशः विकसित होनी चाहिए।
अतः शांति निर्माताओं की सफलता अंशतः उनकी किसी विशिष्ट संकट से जुड़ी राजनीति को पहचानने की क्षमता पर निर्भर करती है। साथ ही ये भी पहचानना चाहिए कि शांति निर्माण की प्रक्रिया कब और किन महत्वपूर्ण परिस्थितियों में सिद्ध या प्रोत्साहित की जा सकती है और किन किन परिस्थितियों में उनकी संभावना नहीं रहती। बटराम 1995 401। इस दृष्टि से नौकरशाही राजनीति एक बार फिर प्रभावोत्पादक शांति निर्माण के लिए चुनौती के रूप में खड़ी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति निर्माण के उपर्युक्त तात्पर्य पर एक सामान्य सहमति देने के बावजूद उसके अर्थ को लेकर काफी मतभेद अभी भी जारी हैं। इसके पीछे कारण ये है कि संयुक्त राष्ट्र या फिर अन्य सरकारों के तहत नौकरशाही संगठन शांति निर्माण के उसी अर्थ को अपनाएंगे जो उनके निश्चित अधिदेशों, विश्व दृष्टियों एवं संगठनात्मक हितों से मेल खाता हो। परिणामतः जबकि सभी संगठन शांति को निर्मित करने के विचार का समर्थन करेंगे, वही वे शांति निर्माण के अर्थ एवं उसकी कार्यान्वित को लेकर अलग अलग समझ या उसकी व्याख्या अपने अनुसार करेंगे। बरेंट 2007 3.53। दुर्भाग्यवश शांति निर्माण के संबंध में संगठनों द्वारा जितनी रुचि ली जाती है वह वास्तविक कम और सतही अधिक होती है। युद्ध की स्थिति को समाप्त करने के लिए जितने आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है उससे अपेक्षाकृत कम ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए विश्व बैंक के युद्धोपरांत निधि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फंड ने सन 1997 और सन 2004 के बीच कुल 66.7 मिलियन डॉलर का व्यय किया था। सन 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड के ट्रांजेक्शन पहलों के कार्यालय का बजट 54.6 मिलियन डॉलर था और सन 2005 में 48.6 मिलियन डॉलर रहा था। अर्थात उसने संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड के कुल 9.1 मिलियन डॉलर के बजट में से मात्र 3.5% प्राप्त किया। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र के पीस बिल्डिंग कमीशन के सुविधानुसार शांति निर्माण के लिए निर्धारित फंड लगभग 270 मिलियन डॉलर है, जो कई विकासशील देशों की सहायता के लिए उपयोगी है। 13.6 सारांश। सन 1990 के दशक में शांति निर्माण की अवधारणा युद्ध का निरोध, युद्धग्रस्त स्थितियों का संचालन एवं संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण जैसी प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़ते हुए और भी खर्चीली हो गई। अब ये शब्द किसी एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। अक्सर युद्ध से उभरते देशों की सहायता में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के गैर सैन्य या नागरिक शक्तियों को मुख्य रूप से लक्षित करने के लिए इस शब्द के साथ युद्धोपरांत पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट का द्योतक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि कभी कभार इस प्रक्रिया में सैन्य कार्यवाहियां भी शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त शांति निर्माण विभिन्न सरकारों या संगठनों के बीच भिन्न भिन्न विभागों से भी अछूता नहीं है। समस्त दोषों एवं दुर्बलताओं और कमियों के बावजूद अगले कई वर्षों तथा दशकों तक शांति निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायताओं की आवश्यकता पड़ती रहेगी। यदि संयुक्त राष्ट्र एवं सन 1990 के दशक में युद्ध के बाद शांति निर्माण एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, तो वे दोहरी चुनौती का सामना करेंगे। शांति निर्माण से संबंधित नीतियों एवं उनको व्यवहार में लाने की प्रक्रिया अब तक की प्रवर्तनकारी और सामान्य सफलताओं से सीख लेते हुए उनको बेहतर बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि शांति निर्माण की योजनाएं कभी भी सहयोगी राष्ट्रों के हितों से परे नहीं रही हैं, तथापि वे सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का प्रतिनिधित्व करती आई हैं। शांति निर्माण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता के सामने उत्पन्न खतरों एवं आपातकालों में बढ़ोतरी, भारी मात्रा में विनाशकारी शस्त्रों का तेजी से विकास और विभिन्न देशों के बीच शस्त्रीकरण संबंधी प्रतिस्पर्धा और अपने राष्ट्रीय हितों के समझ जटिल खतरों का सामना करते हुए प्रायः सभी देश अपरिहार्य रूप से अपनी प्राथमिकताएं, राजनयिकी ऊर्जाएं और वित्तीय संसाधन को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार शांति निर्माण एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता के रूप में अपना महत्व खो देती है और गौण हो जाती है। तिचिरगी 2004 3.17। दूसरे स्तर पर युद्ध के बाद शांति निर्माण की योजनाओं को प्रमुख रूप से स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाया जाना चाहिए, जहां विदेशी संगठनों को सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए। किंतु 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद शांति निर्माण का अर्थ और भी विस्तृत हो गया और राष्ट्र निर्माण, शासन व्यवस्था में परिवर्तन तथा स्थिरीकरण और पुनर्निर्माण जैसे नए विमर्श भी उससे जुड़ गए हैं। प्रायः इसकी आवश्यकता कमजोर या विफल होते राज्यों की स्थिरता का बलात् सुरक्षित करने या फिर राष्ट्रपतन से उत्पन्न असफलताओं को रोकने के लिए पड़ी।
यह एक आधारिक सर्वसम्मति रही है कि शांति, सुरक्षा और स्थिरता बाहरी तत्वों द्वारा थोपे नहीं जा सकते हैं। इनको आंतरिक स्तर पर उन धीर, परिवर्तनकारी तथा सहायक कार्यनीतियों द्वारा पोषित किया जाना चाहिए जो स्थानीय कार्यनीतियों के अनुकूल हों। लेकिन विदेशी संगठनों द्वारा प्रचारित उक्त मान्यता से इस सर्वसम्मति को काफ़ी क्षति पहुंचती है। तीसरे स्तर पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद स्थिरीकरण संबंधी एजेंडे को उसी अर्थ में लिया जाता है जो सन 1990 के दशक में शांति निर्माण के एजेंडे के लिए प्रयुक्त होता था। इसमें मुख्यतः राष्ट्रों की विफलता या पतन रोकने के लिए सामूहिक रूप से सहयोगी नीतियों की चर्चा की गई थी। दूसरे शब्दों में सशक्त एवं प्रभावशाली विदेशी सहायक संगठनों के राष्ट्रीय एवं सुरक्षा हित ही स्थिरीकरण के एजेंडे को संचालित करते हैं। तिचिरगी 2004 प्रे 17। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।